भूमिगत सोने का ट्रेन। चांदीपुर के एक गांव में गोपी और रंगा करके दो करोड़पति हुआ करते थे। उनके पास बड़े बड़े बंगले और बहुत सारा पैसा था, इसीलिए उनकी एक दूसरे से जमती नहीं थी। लेकिन वह दोनों बहुत बड़े बुद्धू थे। गांव में हमेशा गोपी और रंगा के बीच में कंपटीशन लगा रही थी कि कौन नया चीज खरीदेगा। एक दिन रंगा ने उसके असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर ऐसा बोला, अरे ओ रूपेश, पता करो वो गोपी आजकल क्या कर रहा है। मैंने सुना है कि वह कुछ खरीद रहा है। अरे महाराज, गोपी साहब तो एक सोने की कार खरीद रहे हैं। सोने की कार? उसके पास इतना सारा पैसा कहां से मिला रे? महाराज, गोपी साहब तो अपना पूरा जायदाद, बंगला, जमीन, भेड़, बकरी सब बेच डाले और ऐसे ही आए हुए पैसे से सोने का कार खरीद रहा है। कुछ दिन के बाद गोपी ने उसका पूरा जमीन बंगलो बेचकर एक सोने का कार खरीदता है। रहने के लिए एक झोपड़ी बनाकर उसके सामने ही सोने की कार को रखता है। मालिक, जैसा बोला उस गोपी ने ऐसा ही किया। उसने एक सोने का कार खरीद कर रखा। अबे ओ नालायक, तुम भी कुछ सोच के बताओ कि अब मुझे क्या करना है। मैं क्या खरीदूं ताकि पूरे गांव के लोग चौंक जाएं। उसके बाद रंगा ने बहुत सोचा और एक आइडिया निकालता है। फिर उसके असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर एक भूमिगत सुरंग खोदने के लिए बोलता है। कुछ दिन के बाद जब भूमिगत सुरंग बन जाती है, तब वह एक सुनार को बुलाकर सोने का ट्रेन बनाने के लिए बोलता है। मालिक, सोने का ट्रेन? आप सोच के बात कर रहे हैं ना? सोने का ट्रेन के लिए आपके पास पैसे कहां से आएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस काम करो। फिर रंगा ने उसका भी पूरा जमीन बंगलो बेचकर उस भूमिगत सुरंग में सोने का ट्रेन बना देता है और गांव में ऐलान कर देता है कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो सब देखकर चौंक जाएंगे। सभी गांव के लोग उस सुरंग के पास इकट्ठे हो जाते हैं। तभी रंगा के इशारे पर भूमिगत सुरंग से एक सोने का ट्रेन बाहर निकलता है। सभी गांव के लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वह ट्रेन पूरी सोने की थी, इसीलिए गोपी भी उसे देखकर चौंक जाता है। फिर गोपी रंगा के असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर ऐसा बोला, अरे ओ रूपेश, तुम्हारा सेठ ने तो कमाल कर दिया रे। मुझे भी कुछ आइडिया दो ना। अरे मालिक, रंगा मालिक ने तो सोने का ट्रेन बना दिया। अब उससे भी अच्छा बोले तो डायमंड का एरोप्लेन बना दो, सब हैरान हो जाएंगे। ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन मन ही मन में ऐसा सोचता है, इन बुद्धुओं को सबक सिखाना है। मैं गोपी के सोने का कार और रंगा के सोने का ट्रेन को चुरा कर दूसरा शहर भाग जाता हूं, उधर मैं आराम से जीऊंगा। ऐसा ही रूपेश ने एक रात को सोने की कार और ट्रेन को चुरा कर लेके जाता है। दोनों को बेचकर आराम से जीने लगा और यहां पर सब खोने के बाद रंगा और गोपी करोड़पति से भिखारी बन जाते हैं और सड़क पे भीख मांगने लगते हैं। लकड़ी की ऑटो। सिंहपुरी नाम के एक गांव में धर्म और करम करके दो दोस्त रहते थे। वह दोनों ऑटो चलाते थे। धर्म एक अच्छी और ईमानदार आदमी था, लेकिन करम हर वक्त पीता था और बहुत ही लालची और खड़ूस आदमी था। एक दिन जब करम ऑटो स्टैंड पे था, तभी धर्म ऑटो में आता है। धर्म उतरकर वहीं पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी को खाना और पानी देता है। तभी करम ऐसा बोलता है, अरे भाई धर्म, तुम पागल तो नहीं हो? तुम रोज आकर इस बुढ़े आदमी को खाना और पानी देते हो, इससे क्या फायदा है? देखो करम, हम तंदुरुस्त हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ये बुढ़ा आदमी क्या काम करेगा? और उसको खाना तो पड़ेगा ना। दूसरों को मदद करने में आनंद ही कुछ और है। तभी वहां पर दो लड़कियां आते हैं और ऐसा बोलते हैं, धर्म भैया, हमें MG रोड जाना है, चलोगे क्या? हमें इस करम के ऑटो में नहीं बैठना है। ये सारा दिन पीता रहता है और लड़कियों से इसका बर्ताव भी अच्छा नहीं है। तभी करम ने ऐसा बोला, ठीक है मैडम, उसके ऑटो में ही चले जाओ ना। उसके ऑटो क्या सोने से बना है क्या? बड़े आए MG रोड जाने वाले। रोज रोज इस धर्म की पॉपुलैरिटी इस गांव में बढ़ती जा रही है। मुझे कुछ करना होगा।
जब धर्म वापस आता है, करम उसको पानी लाने के लिए बोलता है। जैसे ही धर्म पानी के लिए जाता है, करम उसके ऑटो पर दारू डालकर मैचिस जलाकर ऑटो जला देता है। धर्म लौट के देखा तो पूरा ऑटो जलकर राख हो जाती है। अरे मेरी ऑटो, मेरा पूरा परिवार इसी ऑटो पर आधारित है, अब मैं कैसे जीऊंगा। तभी ऑटो स्टैंड में बैठे हुए बुढ़ा आदमी ने यह सब देखकर ऐसा बोलता है, बेटा तुम उदास मत हो, मैं बुढ़ा आदमी नहीं हूं बालक, बल्कि एक स्वामी जी हूं। तुम मुझे रोज खाना देकर मुझे बचाया है। ये लो थोड़े लकड़ियां, इसको तुम्हारे जले हुए ऑटो पर रखना और देखना तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। जैसे ही धर्म ने उन लकड़ियों को लेकर जले हुए ऑटो पर रखा, उसका पूरा ऑटो लकड़ी की ऑटो में बदल जाता है। बेटा ये ऑटो अभी पानी में भी चल सकता है और इसको कोई भी जला नहीं सकता, इसे चलाकर खुशी से रहना बेटा। धर्म खुशी खुशी से ऑटो चलाने लगा। ऑटो में चढ़ने वाले सभी उसकी तारीफ करते थे। धर्म उसे तालाब में और नदी में भी चलाता था और सबको आनंद करता था। ये बात करम से देखी नहीं गई। उसी दिन रात को करम धर्म के घर जाता है और ऑटो को देखता है। फिर वह पेट्रोल निकालकर उस लकड़ी के ऑटो पर डालता है। जैसे ही उसने माचिस जलाकर डालता है, ऑटो को कुछ नहीं होता, लेकिन करम जलने लगता है। अरे मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूं, कोई मुझे बचाओ। धर्म दौड़ता हुआ आता है और जलते हुए करम को देख स्वामी जी को प्रार्थना करता है। कुछ ही देर में सारी आग बुझ जाती है। तभी करम शर्मिंदा होकर धर्म से माफी भी मांगता है। तब से दोनों अच्छे दोस्त के जैसे रहने लगे। विशाल पहिए का ट्रैक्टर, जाइंट बिगफुट ट्रैक्टर। एक गांव में करण और चरण करके दो ट्रैक्टर वाले थे। करण बहुत ही आलसी था, कुछ काम नहीं करता था। जब भी देखो उसकी मोबाइल में गाना सुनना, मूवी देखना और गेम्स खेलता रहता था। लेकिन चरण बहुत ही अच्छा और ईमानदारी से मेहनत करता था। चरण दिन को खेतों में ट्रैक्टर से काम करता था और रात को शहर से गांव सामान लाने का काम करता था। एक बार करण गांव के सेंटर में मोबाइल गेम खेल रहा होता है और तभी चरण वहां पर आता है। अरे यार चरण, तुम इतना काम क्यों करते हो यार? हमें जीना नहीं देगा क्या? तुम पिछले जन्म में गधे थे क्या? दिन रात बस काम ही काम करते रहते हो। ऐसा मत बोलो करण, मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचकर मेहनत कर रहा हूं। हम पैसे कमाएंगे तो ही वो कुछ खा सकते हैं ना। ऐसा बोलकर चरण वहां से चला जाता है। लेकिन तभी एक आदमी आकर करण से ऐसा पूछा, अरे भैया, मैं पड़ोस के गांव से हूं। मेरे खेत में कुछ बड़े पत्थर और रेत निकालकर मेरे खेत को जुताई करना है, आओगे क्या? तभी करण मन ही मन में ऐसा सोचता है, अगर ये करूंगा तो वह बड़े पत्थर और रेत की वजह से मेरी ट्रैक्टर खराब हो जाएगी। मैं ये काम चरण को दे दूंगा। अरे भाई सुनो, अभी मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया है। मेरा दोस्त चरण करके एक है जो ये काम कर सकता है। तुम जाओ, मैं उसे बेच देता हूं। फिर करण चरण को मिलकर काम के बारे में बोलता है। लेकिन जब चरण खेत पर जाकर देखा तो वहां पर बड़े बड़े पत्थरों को देखकर घबरा जाता है। अरे भैया, ये काम करूंगा तो मेरा ट्रैक्टर खराब हो जाएगा, मैं ये नहीं कर सकता भैया, मुझे माफ कर दो। चरण भाई, अब तुम ऐसा बोलेगा तो मेरा पूरा नुकसान हो जाएगा। कुछ ना कुछ करके ये काम कर दो, मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा और गांव में सारी खेत का काम तुम्हें ही कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगा। ये सुनते ही चरण के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके ट्रैक्टर के आगे वाली छोटे पहियों को निकालकर दोनों तरफ 4 विशाल बड़े टायर लगा देता है और पीछे एक लोहे का हल भी लगा देता है। फिर उसको लेकर काम करने लगता है। उस बड़े पहिए की वजह से बड़े पत्थर बाहर आ जाते हैं और लोहे की हल से अच्छी तरह जुताई भी हो जाती है। ऐसा पूरा खेत का काम सिर्फ 1 ही घंटे में हो जाता है। किसान बहुत ही खुश हो जाता है और चरण को बहुत पैसा मिलता है। ये देखकर सारे गांव के खेतों का काम उसी को मिलता है। ये सब देखकर करण ऐसा सोचा, अरे इस चरण का सत्यानाश हो। मैंने सोचा कुछ और है लेकिन हुआ कुछ और है।
अभी उसके पास ज्यादा पैसा भी आ गए हैं और काम भी आ गया है। उस काम के बाद चरण 2 नए ट्रैक्टर भी खरीद लेता है। इसीलिए कहते हैं जितना मेहनत उतनी कमाई।